नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल RSN सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे जो सारी आपस में लिंक्ड हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की, मुर्शिदाबाद की, ये सारी बातें करेंगे। उससे पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो QR देख रहे हैं उसको स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम का सहयोग भी अवश्य करें। अब आरंभ करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप ये आसिम मुनीर की जो स्पीच दी गई थी विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने, तथाकथित विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने, तो उसे 1 मिनट सुन लें और उसके मुख्य अंश आपको सुनाते हैं। फिर आगे इसके बाद हम बात करेंगे। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation. अब इस स्पीच से बाकी जो पूरा रीजन है, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, उसमें जो घटनाएं हो रही, उनका क्या संबंध है? दीक्षित साहब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैंने जब आपको कहा कि ये जो आसिम मुनीर का जो वहां पे एड्रेस था, जहां पे ही वाज स्पीकिंग मोर लाइक अ मुल्ला और मौलवी एंड अ पॉलिटिकल लीडर कंबाइंड, वो केवल पाकिस्तान को ही एड्रेस नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान एज अ कंट्री जानते हैं, वो भारत में के अंदर जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान है, उसको भी एड्रेस किया जा रहा था, क्योंकि यहां पर चीजें बदली नहीं है। यहाँ एक अंदर में शायद हमारे देश के अंदर में जो पाकिस्तान देश है, उससे कहीं बड़ा पाकिस्तान यहाँ पर है। और दीक्षित साहब, पार्टीशन के बाद तो नैरेटिव ये होना चाहिए था कि भारतीय मुसलमान को अगर कम से कम अपने हिंदू रूट्स पे अगर गर्व ना हो तो नफरत भी ना हो। लेकिन आपने देखा कि नफरत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, पहले तो ये जो नैरेटिव जो चला है अभी तक कि आप जितना नफरत फैलाओगे उतना वोट बैंक की फसल काटोगे आप, और अब उनको एक अलग दर्जा देके, उनको एक जबरदस्ती का एक अलग आइडेंटिटी का उन पर थोप के हमारी जो न्यायपालिका जो है, ये वक्फ कानून को जो भी कुछ पिछले दिनों में हुआ, यही काम कर रही है। तो वो जो सांसद है क्या नाम है, दुबे, निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे, उन्होंने अलग नहीं कहा सर। दो चीजें हुई। वाई आई सेड इट इज लिंक्ड इज कि एक जज साहब ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। आप सोचिए, शायद वो जज साहब को मालूम भी नहीं है कि फॉर 8 years पाकिस्तान डिड नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 8 years क्यों, और ज्यादा साहब। नहीं, the first kind of a constitution came in 1956 and then there were many types of constitution। फिर वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया भुट्टो के जमाने में।
तो इनको शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी नहीं मालूम है पाकिस्तान का, शायद इनको पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी मालूम नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये सारे हमारे मैं सोचता था कि केवल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ही सबवर्टेड है इन ताकतों के द्वारा। हम तो देख रहे हैं कि जुडिशरी भी सबवर्टेड। वो तो उसी दिन वो हो गया था जब वो मेमन के उसले जब रात में इन्होंने वो अपनी दुकान खोली थी। दैट वाज वेरी क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप देखिए, हमारा तो भाई जब एक बार पार्टीशन हो गया, और आप ही कहते हैं जो कि बिल्कुल झूठ है उसके बारे में बात, कि भाई जो हिंदुस्तान परस्त लोग थे वो वहां चले गए, जो पाकिस्तान में जो अपने जो मुगल परस्त थे, जो खिलजी परस्त थे, जो तुगलक परस्त थे, वो वहां चले गए, जो अपने पूर्वजों के तरफ आदर रखते थे इंडोनेशियंस की तरह, वो यहाँ रह गए। तो माननीय जज साहब, लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप क्या एडवोकेट करते हैं इसके बारे में? क्या आपका यही काम है कि जो जड़ें यहीं पे हैं पाकिस्तान की अभी भी? द रूट ऑफ पाकिस्तान लाइज हियर इन इंडिया। तो आपका क्या मतलब, आपका कहने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी शाखाएं बढ़ती जाएं और लोग पाकिस्तान का क्रॉप मतलब उसको काटते रहे? इज दैट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। और अभी तो अपने मोदी साहब अभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वहां तो उनको कोई समस्या नहीं आ रही है। तमाम जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, सबने अपना उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया है। हमारा उनसे बहुत व्यापार और दूसरे तरीके से भी बहुत मधुर संबंध है। तो माननीय जज साहब लोग से मेरी ये मेरा एक सवाल है कि आप कौन से इस्लाम को एडवोकेट करते हुए इंडिया में? पाकिस्तान ब्रांड ऑफ इस्लाम? लगता तो ऐसा ही। अब ये आसिम मुनीर की हम बात कर रहे हैं, कौन है सर? और ऐसे आपको यहां भी मिल जाएंगे, एकेडमिया में, आपको एग्जीक्यूटिव में, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में। ये आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह पूरा नाम। इन भाई साहब का रूट जो है ये जालंधर में, ठीक है। और इनके पिताजी तो एक टीचर से, सैयद सरवर मुनीर। टीचर के साथ साथ ये मौलवी का भी काम करते थे सर। अच्छा। ये हाँ, टीचर के साथ साथ ये मौलवी का भी काम करते थे। और ये फ्राइडे प्रेयर्स के दिन खुतबा पढ़ते थे, ठीक है। तो उनका बेटा उनसे भी बड़ा मौलवी निकला। ये जनरल साहब जो है, ये एज लेफ्टिनेंट कर्नल ये पोस्टेड थे सऊदी अरेबिया में। तो वहां से इन्होंने मदीना से कहीं से उन्होंने हाफिज की डिग्री ली। अब थोड़ा सा मैं इस पे आपको बता दूं, मैंने भी अध्ययन किया है, आपने भी अध्ययन किया है कुरान का। साहब मुझे मिलवा दीजिएगा कोई हाफिज से, और मैं कुरान लेके बैठूंगा और वर्ड बाय वर्ड मैं सुनूंगा उसको। 99.99% लोगों के लिए तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कुरान जो है किसी लॉजिकल ऑर्डर में लिखा ही नहीं है। आपको मालूम है कि चैप्टर्स के जो चैप्टर्स के विदिन चैप्टर्स इतनी सारी चीजें जो है वो। हाँ, so हाउ कैन यू लर्न समथिंग बाय रोट जब आप उसको लॉजिक ही नहीं समझ में आए? अब आपने कहा कि मैं कॉलेज गया था और फिर अगला चैप्टर है कि उसके बाद मैं पैदा हुआ था, और फिर पैदा हुआ था तो अगले चैप्टर में आपका आ गया कि मैं जब बुजुर्ग हो गया तो मेरे 4 पोते हो गए थे। दिस इज द अरेंजमेंट। और फिर उसमें यह भी लिखा हुआ है एक ही इशू पे मक्का में कुछ बोला गया है, मदीना में कुछ बोला गया है। तो हफीज लोग मतलब क्या, कौन सा मक्का वाला भी बोलते हैं, मदीना वाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना मक्का, वेदर इट हैज बीन सेड इन मक्का, बिकॉज मदीना सुपरसीड्स मक्का, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अब मदीना की वर्सेस जो है वो बाद की वर्सेस है, तो मदीनन वर्सेस जो है वो मक्कन जी वर्सेस जी जी है, वो एब्रोगेशन का तो सिद्धांत है। तो अल बकरा ये 206 में लिखा हुआ है। जी
एनीवे ही वाज टॉकिंग लाइक मौलाना, और मौलाना का बेटा भी था, तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहचान की बात कर रहे थे, आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदूज की बात कर रहे थे कि हम अलग लोग हैं, हमारी तारीख अलग अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम तमाम चीजें उन्होंने बताई। एक और मैं बात बता दूं कि जब ये इनका आर्मी चीफ का चल रहा था, तो लोगों ने एक अभियान चलाया कि ये तो शिया है। हाँ फिर हुआ हाँ, कि इसकी बीवी शिया है, इरुन असीम असीम जो है। फिर कहा गया कि इसका दामाद जो है, जो आर्मी में है, वो शिया है। कहता है कि बहनोई जो है वो शिया है। हम्म, और इसके पहले याद करिए, दीक्षित साहब, बाजवा साहब का जब हो रहा था उनके बनने का, तो ये अभियान चलाया गया पाकिस्तान में कि ये तो अहमदिया है। ठीक है, फिर कहा गया कि नहीं नहीं, इसके बीबी के ताल्लुकात है अहमदिया से। यानी कि आप तारीख और आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, वही आइडेंटिटी आपके लिए गाली हो गई। एक शिया होना गाली हो गया, एक अहमदिया होना गाली हो गया आपके लिए, और आप पहचान की बात कर रहे हो। आप अपने, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना जिसने बनाया, जिसको आप कायदे आजम बोलते हो, आप उसी को डिसोन कर रहे हो इन अ वे। ठीक है, तो ये अब है क्या सर कि आ, आ, इन्होंने जो कहा, वहां पर लोग, बहुत सारे लोग थे जो तालियां बजा रहे थे। ठीक है, और किसी ने कहा कि बड़े स्टेट्समैन वाला टॉक है। और मैं बताऊं, ये बोलने वाला जाहिल और सुनने वाला जाहिल। अगर उन्होंने जिन्ना की स्पीच पढ़ी होती ना सर, 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में जो उसने बोला था, हम्म, ये जाहिल वही बात कह रहा था। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड वही बात बोल रहा था। एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड सर। और मैं आपको, दर्शकों को बता दूं कि देखिए, मैंने ये किताब लिखी थी, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। ठीक है ना, और मैंने अपनी किताब की शुरुआत ही यही जो इस जाहिल जनरल ने बोला, उसी से मैंने शुरू किया है। On 23rd March 1940, Jinnah, in his address to the Lahore session of All India Muslim League, had said, and I quote, "We are a nation of 100 million. And what is more, we are a nation with our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and tradition, aptitudes and emotions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law, we are a nation." ये बोला, इसी चीज को वो वर्बैटम दोहरा रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम किस संस्कृति की बात कर रहे हो यार? दुनिया में जितने देश हैं, वो आप देखोगे वो भाषा के ऊपर बने हैं। फ्रांस है, क्यों फ्रेंच है तो फ्रांस है, जर्मनी जर्मन है तो जर्मनी है। जितने भी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, सब भाषा के ऊपर में है। ठीक है ना, तुम्हारी भाषा क्या है? तुमने कहा उर्दू है, उर्दू के नाम पर तो दो टुकड़े हो गए। और उर्दू जैसा फ्रॉड तो हिंदुस्तान, मतलब दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। मैं बार बार ये कुछ गानों का जिक्र करता हूं कि इफ्तिदाई इश्क में सारी रात जागे। अब सारी रात जागे इज प्योर संस्कृत ऑब्लिक हिंदी। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे इज प्योर संस्कृत। मौला जाने क्या, अब इसको उर्दू बोलेंगे आप हिंदी बोलेंगे, आप बताइए। आपने हिंदी में ऑब्लिक संस्कृत के उसमें एक वर्ड पर्शियन का आपने उसमें घुसेड़ दिया, तो क्या वो अलग भाषा हो जाती है?
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, एक वर्ड घुसेड़ दिया आपने शिकवा, तो वो क्या उर्दू हो गया? देखिए साहब, ग्रामर तो पूरी तरह से वही है ना, हमारी वाली ग्रामर को ही बस तो वही इन्होंने वही लिया तो हुआ मैं है, वही उसमें कह बाद रहा हूँ में कि लोन वर्ड्स डाल दिए हैं, पर्शियन के, अरबिक हाँ, के। उसके बाद ये कहता है कि लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स। अबे यार कहाँ तू बात कर रहा है यार? देर आर 4 स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना, इन इन इस्लाम। और अगर वो हनीफी वो नहीं होता स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, हम और आप तो पता नहीं कब अल्लाह को प्यारे हो गए होते अभी तक। एनीवे, ठीक है। कस्टम्स एंड कैलेंडर, तरह पूरा पाकिस्तान तो फॉलो करता है ये अंग्रेजी कैलेंडर। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, कहाँ तुम्हारा इतिहास शुरू होता है पहले ये बताओ तुमने। और जज साहब से भी मैं पूछूंगा, जो अपने मन में वक्फ बोर्ड वाला थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, ये कहाँ से इनका इतिहास शुरू थोड़ा होता है थोड़ा सर? सा यहीं पे आपको एक चीज टोकूंगा, ये हनफी स्कूल जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वो दरिया दिल हो गए थे, वो मजबूरी का बना हुआ है। क्योंकि हाँ, हनफी स्कूल टैक्स। जब इधर आया आपका ईरान और उसमें, तब इतना रेजिस्टेंस था कि जिसकी वजह से उनको ये सब करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने जो है अपने बहुत वो हो गए, वो नरम हो गए। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर कौन सा ना आर्ट तो हराम है सर इस्लाम में। मैं इसको थोड़ा सा, ये स्पीच तो अपन ने सुन भी ली, उसका विश्लेषण नहीं भी नहीं हो नहीं, गया। मैं उस पे आर्किटेक्चर, अरे वहां तो अरब में टेंट टेंट होता था। व्हाट आई एम ट्राइंग ट्राइंग टू से इज कि नहीं, यहाँ आई एम ऑल्सो एड्रेसिंग द द पाकिस्तान विद इन इंडिया। नहीं, ये तो जो पूरा बोला गया है, देखिए उनकी तो मुल्क बन चुका है, ये पूरा का पूरा नहीं एड्रेस जो नहीं, है वो सुनिए, पाकिस्तान विद इन इंडिया के लिए ही है। उसके उसके बाद ये अलग कह रहे हैं कि सियालकोट में 1944 में जिन्ना ने एक स्पीच में कहा, आई अपील टू अहरर्स, जमाइते, उलेमा, शिया, सुन्नीस, जाट्स, राजपूत्स एंड अफगान्स एंड अदर मुस्लिम्स ऑफ पंजाब टू यूनाइट देमसेल्व्स फॉर द कॉज ऑफ मुस्लिम लीग एंड द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो तुम्हारी आइडेंटिटी है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, इसके पीछे एक एक कारण है। कारण क्या है सर कि लुक एट द टाइमिंग ऑफ द स्पीच। आप ये बात को समझिए थोड़ा सा। ये जो ये थीम लेके चला है, ये जिन्ना को ये रीपैकेज करके बोल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। क्यों? इसका टाइमिंग पर थोड़ा गौर कीजिए सर। इसलिए कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो खतरे में है, पाकिस्तान की पहचान खतरे में है, पाकिस्तान का आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट को चुनौती दी जा रही है। चुनौती कौन दे रहा है सर? बलोच दे रहे हैं, पश्तून दे रहे हैं, और सिंधी भी दे रहे हैं। वो शायद बात कभी ज्यादा खुल के नहीं आती है, हाँ? अब इसीलिए इसने, आप सोचो, एक जनरल इस तरह का वक्तव्य देता है कि अब बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है, हम इनको देख लेंगे, हमने इंडियन आर्मी को हमने कुछ नहीं समझा, तो हम आपको क्या समझेंगे? मतलब यू आर इक्वेटिंग इंडियन आर्मी विद बलोच लिबरेशन आर्मी। अब है क्या सर कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, दीक्षित साहब आर यू विथ मी? यस यस, आई एम विद यू, थोड़ा वो अच्छा, कैमरे का एडजस्टमेंट कर रहे हाँ। तो ये बलोच के साथ इनका क्या है? आपने तो जब इनके 93,000 प्रिजनर्स थे तो उनको छोड़ा, और बड़ा वो कि पीओडब्ल्यू कैंप में गए और वहां पर बोला कि पूछा क्या नहीं है, तो कुरान नहीं है, एंड आपने कहा विद बेस्ट विशेस फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। इन लोगों ने जानते हैं सर क्या किया? दीज 93,000 प्रिजनर्स जिनको आपने छोड़ा सोवियत यूनियन के कहने पे, वो जाके सीधे वो टूट पड़े बलूचिस्तान पे। हैं। ठीक है, तो आपने जो कुरान में बेस्ट विशेस दिया था वो अपना वो वहां पे ये कर रहे थे। तो ये टाइमिंग ऐसा है कि इनका वजूद और आइडेंटिटी खतरे में है। इनका इनकी इस्लाम के नाम पर जो भावनात्मक एकता थी सर,
वो अब जोड़ नहीं पा रही है। वो इट इज नो मोर अ ग्लू एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। और इसलिए ये एंटी हिंदू रेहेटरिक एजेंडा और थीम लेके ये चला है ये, और ये आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक होगा सर हमारे लिए। आपको मैं बता रहा हूं, वॉच आउट फॉर ए न्यू फेज इन द प्रॉक्सी वॉर। इस आदमी की पर्सनैलिटी देखिए, इसका बैकग्राउंड देखिए, इसका कथन देखिए, ठीक है ना, इस आदमी का लेवल ऑफ पंजाबाइजेशन देखिए आप। और ये भी आप देख लीजिए, एक और चीज इसमें फैक्टर कर दीजिए कि ये डीजीएमआई का भी हेड रह चुका है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, और बाद में ये आईएसआई का भी हेड रह चुका है। और ये भी चीज आप ये मत भूलिए कि ये आदमी एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बात कर रहा है और लोग सुन रहे हैं उसको। अब ये कहते हैं साहब कि दुनिया में केवल 2 देश हैं। आप स्पीच उनका में आपने सुना कि 2 देश है, एक एंशिएंट टाइम्स में, मतलब एक मिडिएवल पीरियड में था मदीना के पास, और दूसरा पाकिस्तान। तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो ओआईसी के जो बाकी 53 कंट्रीज हैं उनको तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो अभी तो मोदी साहब सऊदी अरेबिया गए, उनको कहना चाहिए था, पाकिस्तान को कहता है कि आपको डिसॉल्व हो जाना चाहिए, है ना, वो कह रहे हैं ना भाई। तो ये है सर। अब है क्या सर कि आप लोगों को थोड़ा सा, दर्शकों को पाकिस्तान का माइंडसेट, ये जितने पाकिस्तान की फौज है ना, उसका थोड़ा माइंडसेट आप समझ लीजिए आप इसको। और वो ये माइंडसेट किसी का भी अलग नहीं है। मैंने अपनी किताब में ये कोट किया है, ओवन बेनेट जोन्स, उसने किताब लिखी है पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म, और उस कहता है कि एक ब्रिगेडियर नुसरत सियाल, ये कारगिल के समय का ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ब्रिगेडियर नुसरत सियाल सियाल कमांडर ऑफ पाकिस्तान 62 इन्फेंट्री ब्रिगेड, वो बैठे हुए अपने ऑफिस में सकाडू में, और एक यंग ऑफिसर आता है चिल्लाता हुआ, येलिंग अल्लाह अकबर, हमने 2 इंडियन जेट्स को गिरा दिए। ये 25 मई 99 की बात है सर। फिर ये ब्रिगेडियर साहब कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेके वो क्रैश साइट पे वो पहुंचते हैं, और वहां वो देख के बड़े खुश होते हैं, और उनको कहते हैं, उसके बाद इस्लाम पर उनको लेक्चर देना शुरू करते हैं, और कहते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलता हुआ कौन सा रिलीजन। फिर कहता है, मैं बहुत घुमा फिरा आदमी हूं, मैंने जर्मनी में 2 साल गुजारे हैं, और मैं कह रहा हूं कि सून जर्मनी विल बी अ इस्लामिक कंट्री एंड सो विल बी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है सर। तो ये इनका सोच है, और यही सोच आपको आसिम मुनीर में भी देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा मैं इस पे डेल्व करना जरूरी है, जज साहब लोग को भी थोड़ा मैं बता दूं, बिकॉज दिस इम्पैक्ट जो ये पूरा वक्त, और ये जो जो एटीट्यूड है ना मुस्लिम्स के तरफ जुडिशरी का, कि भाई ये पाकिस्तान, हु वांटेड पाकिस्तान, ये सवाल बहुत जरूरी है। ठीक है, Muslims wanted Pakistan, not it Hindus. नो 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 नो, हु वांटेड पाकिस्तान। आज का पंजाब जो है, द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नेवर वांटेड। वहां पर तो हाँ, ये तो पूरा का पूरा जो है यूपी का खेल था साहब। वही मैं कह रहा हूँ, यूनियनिस्ट पार्टी थी वहां पे। वहां पर तो ये सिकंदर हयात खान और ये तिवाना फैमिली, ये लोग थे, और इन्होंने जिन्ना को घुसने नहीं दिया था। ये कह रहे कहाँ का ये शिया लीडर बना हुआ है। फिर बड़े मिन्नतें करके उसने कहा कि ठीक है,
तुम ऐसा करो, तुम्हारा नेशनल लेवल पर हम तुम्हारा काम में दखल नहीं देंगे, तुम पंजाब में नहीं घुसोगे, ये इनमें समझौता। सिंध वॉज अ वेरी लेट एंट्री, सिंध यूनाइटेड पार्टी जो थी, वेरी लेट एंट्री इनटू मुस्लिम लीग। ये जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया जो है, ठीक है, जो फ्रंटियर प्रोविंस था उस समय, आपने तो देखा था, वहां तो खान अब्दुल गफार खान थे, पश्तून तो जाना ही नहीं आना नहीं चाहते थे, वो तो रोने लगे थे। और बलूचिस्तान के बारे में आपको मालूम है कि उसको तो इन्वेट किया हुआ था। सो हु वांटेड पाकिस्तान? एंड एज यू राइटली सेड, पाकिस्तान, ये यूपी, बिहार और बंगाल के ये मुल्ले, खास करके अरे सर, यूपी। बंगाल में भी मुस्लिम लीग को मेजोरिटी नहीं मिली थी। हाँ जी, तो ये मुल्ले जो है, अब यहां से ये गए नहीं। तो 1946 इलेक्शंस के बारे में तो हमने बात किया है कि जिन लोगों ने, अब ये थोड़ा सा ये जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, तो वो तो गए नहीं यहां से पाकिस्तान, वो तो यहीं रह गए। लेकिन क्या उनके जहन से पाकिस्तान चला गया? और ये सवाल जज साहब लोगों से कोई भी ये निर्णय लेने के पहले पहुंच ये सोचना चाहिए कि जब यहां रह गए तो आप उस पाकिस्तान को हवा क्यों दे रहे हो? और 46 के इलेक्शंस में तो आपको मालूम है, बिहार ओवरऑल 86% मुस्लिम्स वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, दैट इज पाकिस्तान। बॉम्बे प्रोविंस 100%, मद्रास प्रोविंस 100%, ठीक है, बिहार आई थिंक 86%, यूपी 83 या 84%, ठीक है सर, ओवरऑल ये 93%। हाँ। तो अभी क्या है सर, नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ माय टॉक, और वो है ये जितने आपको अभी तक हमारे यहाँ किताबों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको जो लेटर पार्ट ऑफ जो फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ाया गया है और ट्रांसफर के बारे में पढ़ाया गया है, वो सब बकवास। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड एज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, जिन्ना ने ये स्पीच दे दी, और वो स्पीच फिर आसिम मुनीर ने उसको अभी जब वो रिपीट कर रहा है, वो सब बकवास है सर। आई एम अ मैन ऑफ स्ट्रेटजी एंड जियो पॉलिटिक्स। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को क्रिएट और ये क्यों किया गया था। मुनीर साहब ने कहा ना कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया। अरे भाई, अल्लाह ने तो पूरा कायनात कहते हो आप बनाया, लेकिन उसी कायनात का एक छोटा सा हिस्से का दो टुकड़ा हो गया, तो अल्लाह की कितनी मेहरबानी है आप पर, वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया था। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के पास पैसा नहीं था कि वो फिजिकली इसको मेंटेन कर सके, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ जो लीडर्स जो थे, उनमें इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको खरीदना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और खरीदने का मतलब ये नहीं कि वो पैसे से ही खरीदा। 3 W में से कोई एक W भी काम आ जाता है, ठीक है ना। वो उन्होंने जिन्ना को खरीदा, नेहरू को खरीदा, मोहनदास करमचंद गांधी को खरीदा। और किस बेसिस पे? तो उनके पर्सनल एम्बिशन पे। ये पर्सनल एम्बिशन बहुत खराब चीज होती है दीक्षित साहब, आप ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं, ठीक है सर। कई लोग
आपको जिंदगी में मिलेंगे, वो बस यही सोचते हैं कि मैं चीफ सेक्रेटरी कैसे बन जाऊं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बन जाऊं, और जो उसके बनने के बाद क्या होगा आपको नहीं मालूम। मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं, फिर शिकायत करूं कि मुझे सरकार घर नहीं दे रही है, हाँ, मेरे पास स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है। तो ये एम्बिशन बहुत खराब चीज होती है, और ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया सर, दे जस्ट प्लेड ऑन दिस देयर पर्सनल एम्बिशंस, और इसके लिए उन्होंने 3 Ws में से कई Ws भी डिप्लॉय किए, आपको मालूम है। और अगर ये होमलैंड फॉर मुस्लिम्स होता, तो ये बताइए सर कि चिटागोंग तो CHT चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स हो तो बुद्धिस्ट मेजोरिटी एरिया था, वो क्यों गया पाकिस्तान के पास? ये आपको खुलना क्यों गया? दैट इज वेर योर मुर्शिदाबाद नाउ कम्स इन। आपको मालूम है? खुलना और जसोर दोनों हिंदू मेजोरिटी एरिया थे, और मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जो थे वो मुस्लिम मेजोरिटी थे। जी 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 जी। तो हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, स्पेशली आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, उसके पहले जो मुर्शिदाबाद था, दैट वाज द इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ बंगाल। आप समझ रहे हैं? वो कुली खान जो भी था, और उसके बाद ये शिफ्ट करता है ये कलकत्ता, ठीक है ना। तो ये मुझे इस बात में कोई इसमें आश्चर्य नहीं है कि ये मुर्शिदाबाद को चुना गया है एज द एपी सेंटर ऑफ मुर्शिद कुली इन्फ्लुएंसिंग। खान नाम ही जी उसका था, उसी जी पे तो जी 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 जी, मुर्शिदाबाद पड़ा है नाम ना, ठीक है सर। मुर्शिद कुली खान। तो आपको मालूम खुलना और सिलेट दोनों में ये आपके एक हिंदू ही थे, आपको तो मालूम है, योगेश्वर नाथ मंडल, ठीक है। उनका क्या रोल रहा था, ठीक है ना। उस हिंदू के बिना तो खुद न खुलना जाता, न सिलेट। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि ये लोग क्या बात करते हैं कि इट वाज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स? 15 तारीख को कोई और झंडा फहराया, 18 तारीख को कोई और झंडा फहराया, ठीक है ना। अब है क्या कि आपके दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान बनने के पहले जब वो टेरिटरी हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो आपको मालूम है कि उस समय ये जो थ्रेट परसेप्शन था ब्रिटिश का, वो रशियंस की रशियंस को लेके था, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया आ गए थे, और उनको लग रहा था कि ये अफगानिस्तान से अफगान्स को लेके ये किसी टाइम हमारे यहाँ आ जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जिसको रशियन गेम, ग्रेट रशियन गेम कहा जाता है। अब इसी के तहत उन्होंने 1893 में डूरैंड लाइन बनाई थी सर। ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आई कम टू मुर्शिदाबाद एंड ये एंड ममता बनर्जी आल्सो। तो उन्होंने डूरैंड लाइन बनाया, करीब 2600 किलोमीटर लंबी लाइन है। पश्तून उसको बांट दिया उस समय के भारत और अफगानिस्तान में, ठीक है। वो उसके बांटने के बाद, अब जब सेकेंड वर्ल्ड, जब इनको जाने का समय आया, तो इन्होंने कहा कि ये जो एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है सोवियत यूनियन विद दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, अब इसको कैसे रोकें। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया, और फिर आपको मालूम है कि उसी रशियन ग्रेट गेम के तहत सोवियत्स को चेक करने के लिए दे स्टार्टेड मेकिंग फोरेज इनटू तिब्बत, और ये आपके गिलगित बल्टिस्तान में वो रोल जो था उस एरिया का, वो पाकिस्तान को क्रिएट किया गया और उसको सौंप दिया गया। और बिल्कुल आप 1958 में देखें कि एजनहावर और फिरोज खान नून जो प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने मतलब ये मिलकर एक यू स्पाई प्लेन्स का जो बेस था,
वो पेशावर में क्रिएट किया गया, जहां से स्पाई प्लेन्स जाते थे, ठीक है ना। 1960 में एक शॉटडाउन भी हुआ था, और वहीं से पूरे जो कम्युनिकेशंस जो थे सोवियट्स के सेंट्रल एशिया में, खास करके सेंट्रल एशियन रीजन में, उसको इंटरसेप्ट करते थे। अब ये देखिए कितनी बड़ी ये तो है इंडिपेंडेंस के ये ट्रांसफर ऑफ पावर। उसके बाद 60s में आ जाइए, ये पेशावर में अमेरिकन बेस, और फिर आप 80s में आ जाइए सर। 80s में जिस कारण पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, इट विंडिकेटेड इटसेल्फ। पाकिस्तान के जिहादियों को तैयार किया गया, ग्लोबल जिहाद बनाया गया, और सोवियत फोर्सेस को डिफीट किया गया। जो नैरेटिव लेके चला गया था वो था इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है। और उसी समय आपको मालूम है सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल एशिया, वो बगदाद लाइन जो थी, उसको लेके सेंट्रल वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, और बे ऑफ बंगाल को लेके साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। तो जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, इट सर्व्ड इट्स पर्पस। लेकिन शायद ये बात हम भूल जाते हैं, इसी स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण ईस्ट पाकिस्तान भी बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था ईस्ट पाकिस्तान? पार्टीशन क्यों किया गया था? पहली बात, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय ब्रिटिश रूल का जो एपिसेंटर था वो था कलकत्ता सर। और कलकत्ता में ये जितने आपके स्ट्राइडेंट फ्रीडम मूवमेंट या जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो सब के सब हिंदू थे सर, ज्यादातर। तो इन्होंने कहा कि इनको बांट दो आप। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जिसका रिफ्लेक्शन आज भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर बाद में स्वेज बना, स्वेज कैनाल। जब स्वेज कैनाल बना तो फिर इनका जो है, जो फोकस है, वो शिफ्ट किया अरेबियन सी की तरफ। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसको लेके साउथ तिब्बत, यूनान and Bay of Bengal has become the most important, one of the most sensitive regions of strategically one of the most sensitive regions in on the globe. तो मैं रोज पढ़ता हूँ, कुछ चीजें तो मैं डिसाइफर ही नहीं कर पाता दीक्षित साहब, लेकिन इस पर बैठ के मैं प्रोग्राम जरूर करूंगा कि रशियन जहाज आए तो क्यों आए, वहां अमेरिकन भी अभी बैठे हुए हैं, यूनिस अभी कुछ अमेरिकन को भी हेल्प कर रहा है अराकान को लेके। तो थोड़ा सा इसको डिसाइफर करने में 1-2 दिन शायद मुझे समय लगेगा, बट देर आर, कहने की बात है कि देर आर टू मेनी प्लेयर्स। और वो प्लेयर्स इसलिए हैं कि कोई चाहे जो मर्जी हो जाए, चाइना को बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस नहीं देना है, ये है। और जब इस तरह का जब कोई एरिया स्ट्रेटेजिक राइवलरी होता है तो प्रॉक्सीज भी होते हैं। तो प्रॉक्सीज कौन कौन है सर? बांग्लादेश और बंगाल में पॉलिटिकल पार्टीज, ममता भी शामिल है उसमें, फंडामेंटलिस्ट पार्टीज, जिहादी आउटफिट्स लाइक जेएमजेबी एंड अदर्स, ठीक है ना, हिजबुल तहरीर। अब इस मामले में क्या है सर, जब आप कह रहे हो ना कि मुर्शिदाबाद को लेके, इस मामले में हम थोड़े डिसएडवांटेज में, हम कहां से जिहादी प्रॉक्सीज तैयार कर, किसको तैयार कर? इस प्रॉक्सी वॉर में हम क्लियरली एक डिसएडवांटेज में।
हमारे बेट्स जो थे वो अवामी लीग को लेके थे। अब है क्या कि हम क्या करें? आप क्या, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा देश है, ये तो मतलब ये ग्लोबल जिहाद का गढ़ तो यहाँ पे है सर। देवबंदी यहाँ पे पनप रहे हैं, देवबंदी का मेन सेंटर यहाँ पे है, अहले हदीस, बरेलवी, जमायते इस्लामी, अलकायदा भी उसमें घुसा हुआ है, आईसिस भी घुसा घुसा हुआ है। ठीक है ना? अब है क्या सर? नाउ कमिंग टू मुर्शिदाबाद। आप मुर्शिदाबाद का थोड़ा वेस्ट बंगाल का मैप देखिए यार। हम तो जी। चिकन नेक की बात हम तो चिकन नेक की बात करते हैं ना सर। बे ऑफ बंगाल का मैप जो है, उसमें भी एक बहुत, वो नॉर्थ दिनाजपुर का जो एरिया है वो पूरा चिकन नेक का एरिया है, वो एक चिकन नेक है। आप बांग्लादेश से यू क्रॉस ओवर दिस थिन नेक, एंड यू आर इनटू बिहार, यू आर इनटू झारखंड। नीचे आइए मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद में वो आप देखिए कि वो कितना क्रिटिकली वो पोजीशन। ठीक है सर। इसीलिए मुर्शिदाबाद को ये चुना गया है। और यहाँ पे मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है सर, कि यहाँ पे अमेरिकन, चाइनीज और जिहादीज और का कन्वर्जेंस है। इसमें ममता बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ममता बनर्जी, मैंने आपको कहा कि 1980s में इन द बैटलफील्ड्स ऑफ अफगानिस्तान इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म का नैरेटिव लेके चला है। वही नैरेटिव अंग्रेजों ने ममता के थ्रू किया। इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म वेस्ट बंगाल में, टू डिसलॉज द हेवीली एंट्रेंच्ड कम्युनिस्ट पावर्स। ठीक है ना सर? ये इसलिए इसलिए ये करना जरूरी हो गया था क्योंकि बे ऑफ बंगाल में अमेरिकन का जो प्रेजेंस था वो 71 वॉर के बाद बिल्कुल खत्म हो चुका था, और इसको हटाना बहुत जरूरी था वहां पे, बिकॉज द कम्युनिस्ट हैड द मोनोपोली ओवर वायलेंस। तो इसलिए सर, ममता के आने से पहले 1995 में वहां पर पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप करवाया गया था सर। ठीक है सर। अब आपको शायद ये भी आप लोग को मालूम होगा कि ममता बनर्जी जो है वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो की है वो इस्लामिक हिस्ट्री में की है सर। हाँ, इस्लामिक स्टडीज में। हाँ, इस्लामिक स्टडीज में, तो ये तो मालूम होगा। फिर उन्होंने, आपने देखा होगा कि वो सिंगूर वाले उसमें कि किसी आप मुस्लिम महिला को उस तरह से नमाज पढ़ते देखा है आपने? वो दोज आर वेरी टेलिंग विजुअल्स, आप देखना इसको। तो क्या हुआ सर कि उसके इस्लाम, ये कम्युनिस्ट को हटाते हटाते बांग्लादेश, ये ममता बनर्जी ने एक पूरा एक वो इस्लामिक कैलिफेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को मिला के एक इस्लामिक कैलिफेट बनाने के लिए स्टेज जो है वो क्लियर कर दिया सर। इसने जितने पैन, मतलब जो लोकल रीजनल जो थे जैसे जेएमजेबी, उसको पैन इंडिया प्रेजेंस दे दिया इसने। ये लोग अब ऑपरेट करते हैं बिल्कुल टिल बेंगलुरु, टिल केरला, टिल भोपाल, अहमदाबाद, जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश को। ठीक है सर। अब आप ये देखो कि ये कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। आपको याद होगा कि आई थिंक इट वाज 2017, यस, जहां पे कम्युनल क्लैशेस कहाँ कहाँ हुए से, बासिरहाट, 24 परगनाज, और उसके बाद झंडे, आर्यंस गो बैक।
आर्यंस, एंड यू नो ये कब हुआ है सर? दिस कोइंसाइडेड विद द विजिट ऑफ मिस्टर मोदी टू इजराइल, ठीक है सर। उसके बाद ये कालीचक, इलामगढ़, धूलागढ़, नंदीग्राम, सब जगह से एथनिक क्लिंजिंग ऑफ हिंदूज होता रहा है सर। अब ये सब क्यों हो रहा है सर? इसका एक कारण है, ये ममता क्यों करवा रही है ये? शी वांट्स टू फैसिलिटेट चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप समझ रहे हैं? ये एरिया बिल्कुल बॉयल पे हो, धीरे से इम्परसेप्टिबली चाइनीज इसमें इनरोड्स करेंगे, और चुंबी वैली से सिक्किम, सिक्किम से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से आपको उधर से बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल, ये सब जो हो रहा है उसी को फैसिलिटेट किया करने के लिए ममता बनर्जी ये करवा रही है। क्योंकि अगर ये एरिया डिस्टर्ब नहीं रहेगा तो लोग कंटेस्ट करेंगे, और खास करके जब ये सब हो रहा है तब आके वहां पे अमेरिकन भी हैं, रशियन शिप्स भी आए, आपको पाकिस्तान की ISI भी वहां पे है, तो देन ऑल जितने जो प्लेयर्स हैं वहां पे ये एक्टिव है, ठीक है ना सर। और ये बहुत जरूरी था, सॉरी, इनके लिए तो ये मरने जीने का सवाल था, क्योंकि ये जितने ऐसे तत्व थे उनको तो लटका दिया था इसने, शेख हसीना ने। ये अब्दुल कादिर मुल्ला, मोइतुर रहमान निजामी, ये सब किसी बड़े लोग थे, मंत्री थे, इन सबको लटका दिया फॉर वॉर क्राइम्स। एक को तो स्मगलिंग के लिए था, मैसिव स्मगलिंग ऑफ आर्म्स इनटू इंडिया। तो जब ये सब, तो शेख हसीना को के तो जान के पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे। एंड लेट मी टेल यू, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ट्रीटेड हर लाइक एन एनिमी। ना, वो तो साफ दिखता था, वो तो उनकी ठीक है हरकतों सर। से साफ दिखता था। और इसने पूरे, ममता बनर्जी ने एफिलिएट्स जो है, आप देखोगे जितने इंडिया में ये ट्रेन सबोटाज होते हैं सर, उसमें आपको वेस्ट बंगाल का आपको फुटप्रिंट्स मिलेगा सर, ठीक है सर। अब है क्या कि फिर से हम क्या करें इसमें? मैंने आपको बोला क्या पॉलिसी लें। पॉलिसी तो यही, मेरे को जो अपने पिक्युलर सर्कमस्टांसेस, हम प्रॉक्सीज नहीं तैयार कर सकते, हम इस्लामिक प्रॉक्सीज, क्योंकि उनको हिंदुओं से इतनी नफरत है, अपने पूर्वजों से इतनी नफरत है उनको, कि हम प्रॉक्सीज नहीं तैयार कर सकते सर। तो इसका एक ही वो है, विकल्प है, कि हम जिस रास्ते पे हैं अपने को मैक्सिमाइज करते रहे, और वो मैक्सिमाइजेशन जो है वो बिना हमारे विधायिका, न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव के बिना, एक कंसर्टेड एफर्ट के बिना नहीं हो सकता है। मैं माननीय जज साहब से और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, और वो प्रस्ताव ये है कि माननीय जज साहब, ये अयूब खान के समय पाकिस्तान की बड़ी अच्छी, मतलब कंपेयर टू इंडिया, उनकी इकोनॉमिक हालत 5-7 साल के लिए बहुत अच्छी थी, और उसके बाद से आपको मालूम है कि धीरे 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 अब तो ये हालत हो गई कि अब तो भिखमंगे वाली बात हो गई। वही हालत अब बांग्लादेश की हो रही है। दीक्षित साहब, अगर हाइपोथेटिकली, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से, या मान लीजिए पाकिस्तान वाज अ मोर प्रॉस्परस स्टेट देन इंडिया, आपके अंदर में जो पाकिस्तान जो है वो आपको जीने नहीं देते, वो आपको जीने नहीं देते। वो कहते कि देखो, हम तो अभी जैसे बोलते हैं ना कि औरंगजेब के टाइम में तो कितना 23% हमारा ग्लोबल GDP था। अरे औरंगजेब ने क्या, कितनी सड़कें और कितने यूनिवर्सिटी और क्या बनाया यार। औरंगजेब के जमाने में सारा पैसा जो था वो कोई 300 फैमिलीज थी उनके पास जाता था।
व्हाट डिड ही डू विद दैट सरप्लस? क्या किया उसने? वो क्या हिंदुओं पे खर्च होता? तो मेरा क्या कहना है कि अगर ये ऐसा होता हाइपोथेटिकली, आपको ये जीने नहीं देते सर। अब हमारे लोगों को, पॉलिसी मेकर्स, न्यायपालिका को ये सोचना होगा कि आपको जो ये मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही है ना भारत में, वो इसलिए है क्योंकि जो हिंदू एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट जो है वो अनलीश हो गया है। वो अनलीश हो गया है। हिंदू मैथमेटिकली, इंटेलेक्चुअली, एंटरप्राइज वाइज वो कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो डॉगमेटिक नहीं है। वो कोई एक किताब को फॉलो नहीं करता है। और इसी का कारण है कि केवल नथिंग हैज हैपेंड एक्चुअली, आपको मैं बता रहा हूं। बस इंडियन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को इन्होंने ऐसे कंडीशंस किए, उसको अनलीश कर दिया है। एंड दैट टू आई वुड से ओनली 40% अभी तक। ओनली 40%। जिस दिन 100% हो जाएगा सर, आप मतलब वंस इट क्रॉसेस द 60% मार्क, आपको दुनिया में मतलब आज आप ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बात कर रहे हैं। यू विल टच $15 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात मैं आपसे इसी में पूछना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश की जो अभी स्थिति चल रही है और जो यूनुस के हाल हैं और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, यहाँ तक कि इकोनॉमी की जो हालत है वो आप जानते हैं, और फिर भी कह रहा है कि साहब हमने धागा लेना बंद कर दिया है। भारत ने ट्रांसशिपमेंट बंद किया तो वैसे ही वो पहले ही घुटनों पे था और पूरी तरह से वो आ गया जो चारों हाथों पैरों पे। तो ऐसे में ये जो स्थिति है वहाँ की, ऐसे कब तक चलेगी लिम्बो में? खास तौर से तब जब मिलिट्री जो है वो यूनुस के, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश मिलिट्री भी यूनुस के साथ अब नहीं है। नहीं, ये तो मिलिट्री का क्या है ना सर कि भाई आपको तो मालूम है कि उनके पूरे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है उनका, वो यूएन पीस कीपिंग है। उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरा क्या है कि जब आप गारमेंट्स का आप जानते हैं, उनका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी गारमेंट्स का था। और वो इंडिया पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था, वो गारमेंट्स का ये है। और छोड़िए, मैं तो कई बार बांग्लादेश जा चुका हूँ। वहां पर अगर यहाँ से इलीगल स्मगलिंग ऑफ कैटल नहीं हो तो इनको, ये तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, ये तो ईद भी नहीं मना पाएंगे। ठीक है। तो ओवरऑल एक बहुत वल्नरेबल कंट्री। लेकिन इनका क्या है कि इनको ये मदरसों में और मस्जिदों में, खास करके फ्राइडे में जब कुतबे पढ़े जाते हैं ना, तो इनको इनके दिमाग को इतना पल्यूट कर दिया गया है कि शायद ये एक दूसरे को मार के वो कैनिबलिज्म भी ये कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस हद तक भी ये अपने हिंदू पूर्वजों से ये नफरत करेंगे। ये हमारे यहाँ ये एक ट्रेट है इंडियन मुस्लिम्स का। क्योंकि देखिए, सनातन एक बहुत पावरफुल वो है, समझे कि नहीं। एक एक पावरफुल क्या, एक धारा है, ठीक है ना, जो कि निरंतर बहती रही है। उस धारा से अलग होने के बाद ये इसको इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे, कि हमने तो इतना कुछ किया, सुसाइड बॉम्बिंग भी कर लिया, उधर भी हमले कर दिए, कश्मीर भी हम नहीं ले पाए, उधर भी नहीं ले पाए, ये तो फिर भी स्पेस में जा रहे हैं, ये ब्रह्मोस बना रहे हैं। ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए एपीजे कलाम के खिलाफ थे कि इसी ने मिसाइल बनवाया, इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब ये किया। ये तो मतलब इनकी ऐसी ऐसी सोच है इनकी। तो क्या है सर कि अब मेरे भी, अगर आप माने,
तो ये कहते हैं ना, जो बार बार ये मैं आपके प्रोग्राम पे भी कहा कि क्या इतने को उठा के ममता बनर्जी क्या उठा के फेंक दे, अरे नहीं, फेंकने की बात नहीं है। बहुत सारे जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, और जियो पॉलिटिकल चेंजेस पहले भी हुए हैं। ये जो आप कहते हो ना कि वो नुक्ता भी इधर से उधर नहीं किया जाता, लोगों को मैं बता दूं कि ईरान एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ सुन्नी कंट्री, एंड आई थिंक यस, यस, 11th सेंचुरी, हाँ, वाज अ सुन्नी कंट्री। और एक इस्माइल शाह था, उसने देखा एक तरफ ऑटोमन एम्पायर, एक तरफ ये तुर्कमेनिस, ये तुर्क लोग थे, उन्होंने कहा कि तुर्कमेनिस्तान कहा कि मैं तो मर जाऊंगा। तो उसने रातों रात कहा कि सब पूरी कंट्री शिया बन जाओ, और सारे जितने सुन्नी मॉस्क है सब आप डिस्ट्रॉय करो, और सुबह राम राम वगैरह वो सब नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग, सीधे गाली देना शुरू करो सुन्नी को। तो ये भी हुआ है। और फिर जब ऐसा हुआ है तो हम तो मानते हैं कि दुनिया में हर चीज साइक्लिक है, पूरा ब्रह्मांड साइक्लिक है, हर चीज घूमता है ना, एक एटम भी घूमता है, एन एटम इज एन माइक्रोकोस्म ऑफ द लार्जर वो। तो उसी तरह ये समय का चक्र है, जिस दिन खुमैनी जाएगा आप देखिएगा क्या होता है। इस्लाम विल बी, ईरान विल बी द फर्स्ट कंट्री। और उधर आप देख, टू रिवर्ट बैक टू जोरास्ट्रियनिज्म। और आप इधर देखिए, अभी जो प्रिंस सलमान जो कर रहा है, उसने रियलाइज कर लिया कि भाई एक लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी आ गई है तेल तेल के साथ। हम अगर इस्लाम इस्लाम करते रहेंगे तो फिर तेल खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे। तो उन्हें कहा ये हमारा गोली है सब, ठीक है, अब ऊंट के जमाने में हमको वापस नहीं जाना है। लेकिन हमारे यहाँ, आपके यहाँ लोग तो मतलब ऊंट के जमाने में ही जाना चाहते हैं। 2 साल पहले मैं जम्मू में था, आई वॉज सिटिंग विद दी, एक एडीएम थे वहां उनके घर में। तो उन्होंने कहा बड़ा पीसफुली वो हुआ सर, बड़ा पीसफुली ईद मनाया गया, सिर्फ एक जगह इन्होंने ऊंट काटा है। मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार जम्मू में कहाँ ऊंट क्यों काट रहे हैं। तो अब कुछ आप मक्का मदीना से कुछ बोरो भी करते तो ऐसी चीजें, तो ये तो माइंडसेट है इनका। तो हमारी सोच जो है वो ये नहीं है कि हम क्या करें, हम ये करें, अरे भाई आर यू, भाई किसी ने इनको गुमराह करके आपके सनातन रास्ते से इनको भटकाया है। और आप अगर इस पे तत्पर रहोगे तो उसका आपको सुखद आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आप इनके विक्टिम होते रहोगे। हमारे लिए, क्योंकि रिमेंबर इट इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, they are Muslims of the Indian subcontinent, so the solution lies with the Indian people. करेक्ट। बिल्कुल आपने सही बताया। आपने उसका जो है एक तरह से सॉल्यूशन भी बता दिया, और उसी रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जुडिशरी को भी इसी रास्ते पर आना ही पड़ेगा। तो आइए आज की चर्चा का अब हम समापन करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल आरएसएन सिंह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।